और ये सवाल जो है वो लेबर कॉस्टिंग वगैरह से रिलेट करता है। सवाल में लिखा हुआ है अर्जेंटीना लिमिटेड एएल इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट जिंक which requires highly skilled labor. AL's budgeted production for the year is 120,000 units. The breakup of existing variable cost per unit of zinc is as follows. जिंक के बारे में इंफॉर्मेशन है कि इसमें रॉ मटेरियल लगता है 4 kg 1 kg 100 रुपये का आता है। स्किल्ड लेबर 1.5 घंटा 200 रुपये के हिसाब से, वेरिएबल ओवरहेड्स 125 और टोटल 825 रुपये। Presently, there is a shortage of skilled labor in the market, and consequently, the management of AL foresees a high labor turnover. मार्केट में लेबर जो है उसकी शॉर्टेज है और इसीलिए हाई लेबर टर्नओवर यानी कि बहुत ज़्यादा लेबर टर्नओवर हो सकता है, यानी कि लोग जो है वो काम छोड़ छोड़ कर जा सकते हैं, इस तरह की कोई बात है। ठीक है, हाई लेबर टर्नओवर। अच्छा, इसके बाद फिर लिखा हुआ है कि in case of high turnover, labor turnover, AL will be required to hire substitute labor at the existing wage rate, which will cause the following inefficiencies. नया लेबर आएगा तो कुछ इनएफिशिएंसीज होंगी, और वो जो इनएफिशिएंसीज होंगी उसको भी यहाँ पर मेंशन करा हुआ। ठीक है, कुछ इनएफिशिएंसीज होंगी, कुछ मसले होंगे प्रोबेबली, उन मसलों को बताया हुआ। इंक्रीज ऑफ रॉ मटेरियल वेस्टेज फ्रॉम 4% to 5%। रॉ मटेरियल की जो वेस्टेज है जो कि 4% होती है वो 5% पर चली जाएगी। इंक्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स रिजेक्शन रेट फ्रॉम 3% to 4%। Rejected units are sold as a scrap for ₹300 per unit. In order to avoid the situation, the management is considering to revise the wage plan as follows. Increase the wages by 7%. Pay a premium of ₹70 per hour saved to skilled labor who manufactures the product in less than 1.5 hours. The management believes that introduction of above wage plan would increase the efficiency of its existing skilled labor by 6%. Determine whether AL should implement the proposed wage plan or hire substitute labor. क्या कंपनी सब्स्टिट्यूट लेबर को हायर करे या कंपनी ऊपर वाला जो वेज प्लान है उस हिसाब से चले, ये आपको बताना। ठीक है, तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें दोनों चीज़ों की वर्किंग करनी पड़ेगी, और दोनों चीज़ों की जब हम वर्किंग करेंगे तो उस हिसाब से हम फिर अपना आंसर निकाल सकेंगे कि भाई क्या कंपनी के लिए बेहतर है। क्या सब्स्टिट्यूट जो है वो वर्कर रखना बेहतर है, या फिर जो है वो जो आपके पास रिवाइज्ड वेज प्लान है उस पर जाना बेहतर है। अच्छा, अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि देखें हम जो है ना वो हमें ये मालूम करना पड़ेगा कि भाई हमारे पास जो प्रोडक्शन है ना वो कितने यूनिट्स की होती है। देखिए सवाल में एक चीज़ मेंशन्ड है और वो ये है, अगर आप टॉप पर देखो और वो लिखा हुआ है कि AL's बजटेड प्रोडक्शन फॉर द ईयर इज 120,000 यूनिट्स। कंपनी की जो बजटेड प्रोडक्शन है वो 1,20,000 यूनिट्स है। 1,20,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन है, और साथ में आपके पास जो है वो यहाँ पर अगर देखो पॉइंट 2 में तो लिखा हुआ है इनके इंक्रीज ऑफ फिनिश गुड्स रिजेक्शन रेट फ्रॉम 3% to 4%। रिजेक्टेड यूनिट्स आर सोल्ड एज स्क्रैप फॉर ₹300 पर यूनिट। ठीक है, तो कंपनी की जो बजटेड प्रोडक्शन है यानी कि कंपनी जो यूनिट्स प्रोड्यूस करती हैं वो आपको दिए हुए हैं। लिखा ये गया है कि कंपनी की जो बजटेड प्रोडक्शन है वो 1,20,000 यूनिट्स है। कंपनी 1,20,000 यूनिट जो है वो बनाकर बेचती है। ठीक है, अर्जेंटीना लिमिटेड is involved in the production of a single product zinc which requires highly skilled labor. AL's budgeted production for the year is 120,000 units. The breakup of existing variable cost is as follows.
Presently, there is a shortage of skilled labor in the market. Consequently, the management avail foresees a high labor turnover. In case of high labor turnover, it will be required to hire substitute labor at the existing wage rate, which would cause the following inefficiencies. Number one, increase of raw material wastage from 4 to 5%. Increase of finished goods rejection rate from 3% to 4%. Rejected units are sold as a scrap for rupees 300 per unit. In order to avoid the above situation, the management is considering to revise the wage plan as follows. और सारी चीजें आपको दी हुई हैं। अब यहाँ पर पहला मसला पता है क्या है? पहला मसला ये है कि ये जो हमें बजटेड प्रोडक्शन दी हुई है, ये जो हमें बजटेड प्रोडक्शन दी हुई है, क्या ये बजटेड प्रोडक्शन रिजेक्शन के बाद वाली है या पहले वाली है? अमूमन क्योंकि ये बजटेड प्रोडक्शन है तो हमें एज्यूम करना चाहिए कि ये इसमें से जो है वो कुछ रिजेक्शंस होती होंगी और जो फिनिश गुड्स में नेट अमाउंट आता होगा वो इससे कम होता होगा। यानी कि देखो, एक अजम्पशन तो ये हो सकती है ना कि भाई ये आपने यूनिट्स बनाए 1,20,000, करंटली क्या होता है? इंक्रीज ऑफ फिनिश गुड्स रिजेक्शन रेट फ्रॉम 3% टू 4%। और आप ये कह दो कि भाई इसमें से रिजेक्टेड जो यूनिट्स हैं वो कितने हैं? रिजेक्टेड यूनिट्स कितने हैं? रिजेक्टेड यूनिट्स हैं वो 3% है। और जो फिनिश गुड्स में बिकने के लिए यूनिट्स गए, फिनिश गुड्स में बिकने के लिए यूनिट्स गए वो 1,20,000 माइनस 3,600 यानी कि 1,16,600 है। ठीक है, ये एक अजम्पशन है। इस अजम्पशन में मैंने क्या सोचा है? इस अजम्पशन में मैंने ये सोचा है कि 1,20,000 यूनिट्स मैंने जब प्रोड्यूस करे, ये मेरी बजटेड प्रोडक्शन थी, मैंने 1,20,000 यूनिट्स जब प्रोड्यूस करे तो उसमें से 3,600 यूनिट्स जो है वो ख़राब निकले और फिनिश गुड्स में या बिकने के लिए 1,16,400 यूनिट्स गए। सही है। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि हम यूँ सोच लें कि जो बजटेड प्रोडक्शन है ना वो एक्चुअली वो नंबर है जो हमारा फिनिश गुड्स में गया होगा। दूसरा हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम ये सोच लें कि ये आफ्टर लॉस अमाउंट है। यानी कि आपने प्रोडक्शन कितनी करी थी, आपने यूनिट जो प्रोड्यूस करे थे वो 1,20,000 को आप 97 से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर लो। आपने तकरीबन 123,711 यूनिट्स बनाए थे। 123,711 यूनिट्स में से 123,711 यूनिट्स में से 3% यूनिट्स खराब थे, यानी कि 3711 यूनिट्स खराब थे और 1,20,000 यूनिट जो है वो पीछे आपके पास बच गए थे। ये दोनों मुमकिन बातें हैं, ये दोनों तरह से इस सवाल को सॉल्व करा जा सकता है। आप अपनी अजम्पशन स्टेट कर दीजिएगा। मैं अगर पर्सनली बात करूं तो मैं ये एज्यूम कर चलता कि भाई आपने 1,20,000 यूनिट्स बनाए, उसमें से 3,600 यूनिट्स जो है वो रिजेक्ट हो गए और आपने बेचे 1,16,400 यूनिट्स। लेकिन अगर हम आईकेप का आंसर देखते हैं तो आईकेप ने एज्यूम किया है कि 1,20,000 यूनिट्स की जो प्रोडक्शन है ना वो फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन है, यानी कि आफ्टर इंस्पेक्शन है। यानी कि आपने 123,711 यूनिट्स बनाए थे, 123,711 यूनिट्स में से 3,711 यूनिट्स जो है वो खराब निकले और 1,20,000 यूनिट जो है वो फिनिश गुड्स में गए। ठीक है, तो दोनों तरह से आप चल सकते हो, चाहे आप इस एंगल से सोचो चाहे आप इस एंगल से सोचो। इतनी माइनर सी डिफरेंस पर जो है वो आप फर्क आप जो है वो क्या कहते हैं, ऐसा नहीं सोचो कि भाई हमारा आंसर गलत हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। दोनों अजम्पशंस के हिसाब से हम चल सकते हैं। ये बात समझ में आई? सही है। अच्छा, अब एज्यूम कर लो कि भाई ये वाला स्ट्रक्चर चल रहा था कि यानी कि मैंने 123,711 यूनिट्स बनाया, उसमें से 3,711 खराब हो गए और 120,000 फिनिश गुड्स में गए। अब अगर फिनिश गुड्स का जो रिजेक्शन रेट है वो 3 से 4% पर चला जाएगा, 3 से 4% पर चला जाएगा, तो मुझे प्रोडक्शन ज़्यादा करनी पड़ेगी। यानी कि मैंने जो प्रोड्यूस करे होंगे उसके लिए मैं 94 से डिवाइड करता हूँ और 100 से कर देता हूँ मल्टीप्लाई। तो अब मैं यूँ सोच लेता हूँ कि भाई मैंने 12765 9.6 यूनिट्स बनाए, इसमें से इसका 4% यूनिट्स जो है वो ख़राब हो गए और बाकी जो है वो फिनिश गुड्स में चले गए। इस तरह की अजम्पशन पर हम चले जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो हम इस हिसाब से ये आंसर कर लेते हैं सॉल्व। मजीद आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज ऑफ रॉ मटेरियल वेस्टेज फ्रॉम 4% टू 5%।
रॉ मटेरियल की जो वेस्टेज है वो करंटली 4% है। अब वो 4% की वेस्टेज जो है वो 5% पर चली जाएगी। ये एक और इनएफिशिएंसी है जिसको आपने केटर करना है। ठीक है। अच्छा, जनरली जब यहाँ पर आपके पास कॉस्ट दी हुई होती है ना किसी चीज की, जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं रिपीट कर देता हूँ बात। देखो बेटा, एक अजम्पशन तो ये हो सकती है ना कि 1,20,000 का 3% यूनिट्स खराब है और 1,16,400 बेचे हो। लेकिन आईकेप ने एज्यूम किया है कि 1,20,000 फिनिश गुड्स वाले यूनिट्स हैं और इसकी रिवर्स वर्किंग कर कर और वो इस यूनिट्स पर आया है। अच्छा खैर, हम रॉ मटेरियल पर चलते हैं, वो आप रिकॉर्डिंग में सुन लेना वरना काफ़ी लंबी बात हो जाएगी। रॉ मटेरियल पर चलते हैं। देखें, रॉ मटेरियल जो है ना, द ब्रेकअप ऑफ एग्जिस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ जिंक इज एज फॉलोज। रॉ मटेरियल आपके पास पर यूनिट जो दिया हुआ है, पर यूनिट जो दिया हुआ है वो 4 kg दिया हुआ है, यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक यूनिट में 4 kg रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, या 100 रुपए वाला 4 kg आता है। अच्छा, अब उसने ये लिखा हुआ है कि इंक्रीज ऑफ रॉ मटेरियल वेस्टेज फ्रॉम 4% टू 5%। यानी कि पहले क्या होता था कि एक यूनिट में आप 4 kg यूज करते थे, एक यूनिट में आप 4 kg यूज करते थे। 4 kg में से 4 kg जाया हो जाता था, और आपके आउटपुट में जो लगता था वो लगता था 3.84। ठीक है। 4 kg में से 0.16 जाया हो जाता था और आपके आउटपुट में लगता था 3.84। अब ये लॉसेस बढ़ रहे हैं। इंक्रीज ऑफ रॉ मटेरियल वेस्टेज फ्रॉम 4% टू 5%। जो रॉ मटेरियल का वेस्टेज है, पहले 4% जाया होता था, अब 5% जाया हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये तो 3.84 ही होगा। ये कैलकुलेट करने के लिए आप जो है इसको 95 से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अब 3.84 95 पोर्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपका इनपुट इंक्रीज हो जाएगा और इनपुट जो है वो 4.042 पर चला जाएगा। ठीक है। मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, 4 kg आप अभी रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते थे, 4 kg का 4% ज़ाया हो जाता था और 96% फिनिश गुड्स में नजर आता था या आउटपुट होता था। अब जब आपकी वेस्टेज बढ़ती है तो आपका आउटपुट तो सेम रहता है, जब आपकी वेस्टेज बढ़ती है तो आपका आउटपुट तो सेम रहता है। लेकिन अगर वेस्टेज 5% है तो अब आपने इनपुट इंक्रीज करना होगा। और इनपुट कैसे ढूंढोगे? 3.84 अब 95 हिस्से हैं तो 95 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई। 3.84 जो है वो 95 हिस्से हैं तो 95 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई। तो हमने 3.84 को 95 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया। आप चाहो तो लॉस इस तरह से भी ढूंढ सकते हो कि इसका आपने ले लिया 5%, इसका आप 5% लोगे तो वही 0.202 बनेगा, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आएगा। ये वर्किंग समझ में आ गई? क्लियर है? चलो, ये सिर्फ ग्रॉस अप वगैरह वाली चीज़ें हैं जो बिल्कुल बेसिक लेक्चर्स वगैरह वीडियोस में भी हमने डिस्कस करी हुई हैं। अब तो आप लोग काफ़ी टाइम से कॉस्टिंग पढ़ रहे हो। अब वो क्या बोलते हैं, इन ऑर्डर टू अवॉइड द सिचुएशन द मैनेजमेंट इज कंसीडरिंग टू रिवाइज द वेज प्लान एज फॉलोज। वेज प्लान की रिवीजन एक काम है। इंक्रीज द वेजेस बाय 7%। नंबर टू, पे अ प्रीमियम ऑफ ₹70 पर आवर save to skilled labor who manufacture the product in less than 1.5 hours. The management believe the introduction of wage plan, above wage plan would increase the efficiency of its existing labor by 6%. एक तरीका तो ये है कि मैं वेज प्लान को इंट्रोड्यूस करूं, एक तरीका है कि मैं वेज प्लान को इंट्रोड्यूस ना करूं। और जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, AL will require to hire substitute labor at the existing wage rate which will cause the following inefficiencies। तो हम ये देखते हैं कि अगर हम सब्सिट्यूट लेबर पर जाते हैं, सब्सिट्यूट लेबर, तो क्या बनेगा हमारा? अगर हम सब्सिट्यूट लेबर पर जाते हैं तो सबसे पहले हम अपने मटेरियल की कॉस्ट लिखते हैं। मटेरियल की कॉस्ट क्या होगी? अगर हम सब्सिट्यूट लेबर पर जाएंगे तो जो है हमारे जो रॉ मटेरियल हमारा इस्तेमाल हो रहा होगा वो कितना इस्तेमाल हो रहा होगा, पहले तो ये बताओ। अगर हम सब्सिट्यूट लेबर पर जाते हैं तो रॉ मटेरियल हमारा जो है वो कितना इस्तेमाल हो रहा होगा? अच्छा, 1 मिनट रुकिएगा, जरा ये देखूं मैं। हाँ सॉरी सॉरी, यहाँ पर 1 मिनट, ये 97 है, ये 96 होना चाहिए ना, ये 96 होना चाहिए, सॉरी। 96 है ना, क्योंकि 4% का लॉस है, 4% का लॉस है तो 96 से क्रॉस करेंगे। अच्छा, मटेरियल की क्या कॉस्ट होनी चाहिए?
125,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन है, हर यूनिट पर 4.042 लगेगा और 1 किलो 100 रुपए का आएगा। ठीक है, देखिए अब आपके पास जो है वो वेस्टेज जो हो रही है वो उस हिसाब से 125,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन होगी, हर यूनिट पर 4.042 किलो लगेगा और 1 किलो 100 रुपए का आएगा। तो आपने 125,000 को मल्टीप्लाई कर दिया 4.042 से, तो टोटल किलो आ गए, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 100 का रेट है 1 किलो का। वो मैंने छोटी सी जो गलती करी थी वो मैंने सही कर लिया, हमें ग्रॉस अप जो करना था वो 96 से डिवाइड कर और 100 से मल्टीप्लाई करना था। क्लियर है ये बात? सही है। अच्छा, लेबर की कॉस्ट क्या होगी? अगेन मुझे 125,000 यूनिट्स बनाने हैं। एक यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगता है? 1.5 आवर्स लगता है, और 1 घंटे के कितने हैं? 200। तो 125,000 इंटू 1.5 इंटू 200, 125,000 इंटू 1.5 इंटू 200, 125,000 यूनिट्स है, एक यूनिट पर 1.5 घंटा, तो 125,000 इंटू 1.5 इंटू 200 जो कि आपका आर्ली रेट है। क्लियर है? ठीक है भाई, तो ये लेबर की कॉस्ट आ गई। फिर वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट लिख लेते हैं। वेरिएबल ओवरहेड्स। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट कैसे लिख सकते हैं? 125,000 यूनिट्स अगर मुझे बनाने हैं तो 125 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 156 समथिंग आ रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास जो है वो स्क्रैप सेल से आने वाला पैसा होगा। स्क्रैप सेल से पैसा आएगा, वो कितना आएगा? स्क्रैप सेल से जो पैसा आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा कि 5,000 यूनिट्स स्क्रैप के होंगे जो बिकेंगे, और हर यूनिट से 300 रुपये आएंगे। 5,000 यूनिट जो है वो स्क्रैप में बिकेंगे, और जो 5,000 यूनिट स्क्रैप में बिकेंगे हर यूनिट से 300 रुपये मुझे मिलेंगे स्क्रैप सेल्स कर। तो इसका मतलब ये हो गया कि इधर मेरी जो नेट कॉस्ट है वो 102,151,316 कुछ इस तरह से बन रही होगी। सही है, मैं हर किसी के आगे उसकी वर्किंग भी लिख देता हूँ। देखो मटेरियल की वर्किंग कैसे हुई है, 1,25,000 यूनिट्स बनाने हैं, हर यूनिट पर 4.042 का रॉ मटेरियल लगता है, और 1 किलो 100 रुपये का आता है। लेबर के लिए 125,000 यूनिट्स बनाने हैं, एक यूनिट 1.5 घंटे में बनेगा, और 1 घंटे के 200 रुपये हैं। वेरिएबल ओवरहेड्स जो है वो 1,25,000 यूनिट्स हैं, और हर यूनिट पर जो वेरिएबल ओवरहेड्स लग रहे हैं वो 125 लग रहे हैं, तो 125,000 इंटू 125 है। और स्क्रैप सेल्स के लिए क्या है? 5,000 यूनिट स्क्रैप सेल्स के, और एक यूनिट जो है वो 300 का बिकता है, तो 5,000 यूनिट से जो पैसे मिल रहे हैं वो है। चलो जी, तो ये तो सब्स्टिट्यूट लेबर हो गया। दूसरा सिनेरियो क्या था? दूसरा सिनेरियो था रिवाइज्ड वेज प्लान पर चले जाओ। रिवाइज्ड वेज प्लान पर चले जाओ। रिवाइज्ड वेज प्लान पर मटेरियल की कॉस्ट क्या होगी? अगर हम रिवाइज वेज प्लान पर जाएंगे तो मटेरियल की कॉस्ट आएगी 123,711, यानी कि जितनी अभी ग्रॉस प्रोडक्शन हो रही है मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब इस बार 4 और 100 क्यों होगा? 123,711 इंटू 4 इंटू 100 क्यों होगा? 123,711 इसलिए होगा, और 125,000 इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसने लिखा था कि अगर तुम वेज प्लान को ही रिवाइज कर दोगे तो ऊपर वाली इनएफिशिएंसीज नहीं होंगी। उसने हमें ये कहा था कि अगर तुम वेज प्लान को ही रिवाइज कर दोगे तो ऊपर वाली इनएफिशिएंसीज ही नहीं होंगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब 123,711 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये रॉ मटेरियल की टोटल अमाउंट इनटू पर केजी कॉस्ट जो कि 100 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारे पास जो है ना किस तरह से आ रहा है, 123,711 इंटू 4 इंटू 100। इसके बाद लेबर की कॉस्ट होगी। लेबर कॉस्ट
अच्छा, लेबर की कॉस्ट कैसे आएगी? लेबर की जो कॉस्ट होगी वो इस तरह से आएगी कि अब 125 था, सॉरी, लेबर की कॉस्ट इस तरह से आएगी कि अब हमें जो है वो वेज प्लान देखते हैं ना, क्या है, इंक्रीज वेजेस बाय 7%। एक तो वो कहता है कि 7% से वेजेस बढ़ा दो, 7% से पर आवर रेट जो है वो इंक्रीज कर दो। तो एक तो चीज उसने बोली हुई है इंक्रीज वेजेस बाय 7%, 7% से आप वेजेस जो है वो इसको इंक्रीज कर दोगे। पे अ प्रीमियम ऑफ ₹70 पर आवर सेव टू स्किल्ड लेबर हु मैन्युफैक्चर्स दी प्रोडक्ट इन लेस देन 1.5 आवर्स। अगर कोई लेबर जो है वो 1.5 आवर्स से कम टाइम में यूनिट बना लेता है तो वो जो टाइम बचाएगा उस हिसाब से उसको कंपनसेशन दो। The management believes that introduction of above wage plan would increase the efficiency of its existing skilled labor by 6%। मैनेजमेंट को यूँ लगता है कि इससे लेबर की एफिशिएंसी जो है ना वो 6% इंक्रीज हो जाएगी। एफिशिएंसी के 6% इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि जो काम पहले लेट से 100 घंटे में होता था अब वो 94 आवर्स में हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर लेबर के कुछ आवर्स की वर्किंग करता हूँ। करंट रिवाइज्ड। अभी लेबर कितने घंटे लेता है? अभी लेबर 123,711 यूनिट्स बनाता होगा। अभी लेबर 123,711 यूनिट्स बनाता होगा। ये चलो पर यूनिट लिख लेते हैं, पर यूनिट लेबर आवर्स पर यूनिट और रेट पर आवर। चलो देखो करंट सिचुएशन क्या है। करंट सिचुएशन ये है कि लेबर एक यूनिट कितनी देर में बनाता है? सर करंट सिचुएशन ये है कि लेबर एक यूनिट 1.5 आवर्स में बनाता है और रेट जो लेता है वो 200 का लेता है। 1 घंटे का जो रेट लेता है वो 200 रुपये का लेता है और एक चीज है वो 1.5 आवर्स में बनाता है। अब क्या होगा, रेट बढ़ जाएगा। रेट कितना हो जाएगा बढ़कर? उसने बोला 7% से रेट बढ़ जाएगा। तो 200 इंटू 1.07 कर लेता हूँ। 200 इंटू 1.07 इसलिए कर लेता हूँ क्योंकि रेट जो है वो 7% से इंक्रीज होगा। ठीक है। अच्छा, अभी लेबर एक चीज 1.5 आवर्स में बनाते हैं लेकिन अगर वो 6% एफिशिएंट हो जाएगा तो अब वो 94% जितना भी बनता है इतने टाइम में चीज बनाएगा। अभी 1.5 घंटे में बनाता है लेकिन वो जब 6% एफिशिएंट हो जाएगा तो वो सेम चीज 94% टाइम में बना रहा होगा। यानी कि उसको चीज बनाने के लिए जो टाइम लगेगा वो रिड्यूस होकर और 1.41 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अब जो है वो आपके सेविंग्स इन टाइम कितना है? सेविंग्स इन टाइम कैसे आएगा? देखो मुझे 123,711 यूनिट्स बनाने हैं, 123,711 यूनिट्स बनाने हैं। हर यूनिट बनाने के लिए पहले 1.5 घंटा लेता था, अब 1.41 आवर्स लेता है। मुझे 123,711 यूनिट्स बनाने हैं, मुझे 123,711 यूनिट्स बनाने हैं, 123,711 यूनिट्स बनाने के लिए हर यूनिट बनाने के लिए पहले 1.5 घंटा लेता था और अब 1.41 आवर्स ले रहा है। यानी कि हर यूनिट पर मुझे 0.09 आवर्स की बचत हो रही है। हर यूनिट बनाने पर मुझे 0.09 आवर्स की बचत हो रही है। पहले जो 1.5 घंटे में चीज़ बनती थी अब वो 1.41 आवर्स में बन रही है। यानी कि 0.09 आवर्स की एक चीज़ बनाने पर, एक प्रोडक्ट बनाने पर, एक यूनिट बनाने पर बचत हो रही है। तो 123,711 यूनिट्स बनाने के लिए टोटल जो बचत हो रही है वो 11,134.02 हो रही है। सही है। अब आ जाते हैं लेबर की कॉस्ट पर। लेबर की कॉस्ट अब कैसे आएगी? लेबर की कॉस्ट अब इस तरह से आएगी कि 123,711 यूनिट्स बनाने हैं। हर यूनिट बनाने के लिए 1.41 आवर्स लगने चाहिए। हर यूनिट बनाने के लिए 1.41 आवर्स लगने चाहिए और एक आवर का आर्ली जो रेट है वो 214। 123,711 यूनिट्स बनाने हैं, हर यूनिट बनाने के लिए 1.41 आवर्स लगने चाहिए और एक आवर का आर्ली रेट जो है वो 214। ठीक है। तो ये हमारी 37328,659 की ये एक अमाउंट आ गई। दूसरा दूसरा ये तो आर्ली के हिसाब से आ गई ना कि भाई जितने यूनिट्स बनाने मल्टीप्लाइड बाई आवर्स पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाई आर्ली रेट। ये तो एक चीज हो गई। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि आपको प्रीमियम भी देना है और पे अ प्रीमियम ऑफ ₹70 पर आवर सेव टू स्किल्ड लेबर हु मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट इन लेस देन 1.5 आवर्स।
आप प्रीमियम के पे करोगे 70 रुपए का फी घंटा हर उस लेबर को जो 1.5 घंटे से कम टाइम में आपके यूनिट्स बना देता है। तो आपके सारे यूनिट्स 1.5 घंटे से कम टाइम में बन रहे हैं, 1.41 आवर्स में बन रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो आपके आवर्स बचाए हैं वो तो हमने यहीं पर मेंशन कर दिया ना, हमारे आवर्स जो है वो इतने बचे हैं। तो हमें जो एक तो ये वेजेस है, प्रीमियम है, प्रीमियम कितना होगा भाई, इतने घंटे बचे मल्टीप्लाइड बाय 70, 779,381। क्लियर है? जितने आवर्स बचे उसको 70 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा जी, ये लेबर की कॉस्ट हो गई। उसके बाद फिर वेरिएबल कॉस्ट है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है भाई? वेरिएबल कॉस्ट तो यूनिट्स के हिसाब से ही है। तो आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो आपको 125 दी दी है, तो आप क्या करो, 123,711 इंटू 125 कर दो, ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई। उसके बाद आपके पास प्रोसीड्स फ्रॉम रिजेक्शन या स्क्रैप सेल्स है। इस बार आपकी स्क्रैप सेल्स कितनी होगी, 3,300 मल्टीप्लाइड बाई 3711। तो ये आपकी स्क्रैप सेल से पैसे आए वो हो गए, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया 101,943,093। तो बेहतर क्या है, बेहतर क्या है करना, वेज प्लान से जो हमारी टोटल कॉस्ट आ रही है वो कंपैरेटिवली कम आ रही है। क्लियर है ये सवाल? ठीक है, वेज प्लान से जो हमारी टोटल कॉस्ट आ रही है वो कंपैरेटिवली कम आ रही है, तो ये हमारा आंसर होगा। और यहाँ पर ये सवाल खत्म हो।